नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। संघवाद। ये वो सिस्टम है जो भारत जैसे विशाल और विविध देश की बुनियाद है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक देश जहां 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, 1300 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, इतने सारे धर्म, इतनी सारी संस्कृतियां, आखिर वो कौन सी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़े रखती है? इसका जवाब एक ही शब्द में है: संघवाद। आज की हमारी चर्चा इन्हीं पड़ावों से गुजरेगी। हम समझेंगे कि ये एकता का रहस्य क्या है, संघवाद आखिर होता क्या है, भारत के संविधान में इसे कैसे जगह दी गई है, और सबसे जरूरी बात, ये जमीन पर काम कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल, ये संघवाद यानी फेडरलिज्म है क्या चीज? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दुनिया में मौजूद दो मुख्य तरह की सरकारी व्यवस्थाओं पर एक नजर डालें। तो देखिए, एक तरफ है एकात्मक व्यवस्था, जैसा कि श्रीलंका में है। यहाँ सारी की सारी ताकत एक ही जगह यानी केंद्र सरकार के हाथ में होती है। और दूसरी तरफ है संघीय व्यवस्था, जैसा बेल्जियम ने अपनाया। इसमें क्या होता है कि ताकत को केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है और दोनों ही अपने अपने मामलों में आजाद होते हैं। तो संघवाद का मतलब क्या हुआ? सीधी सी भाषा में कहें तो यह सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि केंद्र और देश की अलग अलग इकाइयों, जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, उनके बीच बंटी होती है। अब ये जो संघीय व्यवस्था है ना, ये भी दो तरह से बनती है। एक है साथ आकर संघ बनाना, मतलब जब कई आजाद राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं, जैसे कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा है साथ रहकर संघ बनाना, जैसा भारत में हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा देश अपनी विविधता को संभालने के लिए खुद अपनी शक्तियों को राज्यों और केंद्र के बीच बांटता है। तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि भारत के संविधान में इस पूरे सिस्टम को कैसे बनाया गया है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन या संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। लेकिन आप देखिए, इसका जो पूरा ढांचा है, जो इसकी आत्मा है, वो पूरी तरह से संघीय ही है। तो ये शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ? इसके लिए संविधान में 3 लिस्ट बनाई गई। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर है राज्य सूची, जिसमें पुलिस, कृषि जैसे स्थानीय विषय हैं जिन पर राज्यों को अधिकार है। और एक तीसरी भी है समवर्ती सूची, इसमें शिक्षा, जंगल जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है, संविधान तो सालों पहले लिखा गया था, तब तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीजें थी ही नहीं, तो ऐसे नए विषयों का क्या होगा? बिल्कुल, संविधान बनाने वालों ने इसका भी इंतजाम किया था। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय या रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, और संविधान के हिसाब से इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। मतलब हमारा सिस्टम भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। तो ठीक है, संविधान में तो सब लिख दिया गया, पर क्या ये बातें सिर्फ कागजों पर ही है, या असल जिंदगी में भी ये सिस्टम काम करता है? चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत में संघवाद असल में कैसे काम करता है। और देखिए, आजादी के तुरंत बाद भारतीय संघवाद का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। मांगूठी की भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाएं। उस वक्त बड़े बड़े नेताओं को डर था कि अरे, इससे तो देश बिखर जाएगा। पर जानते हैं हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश और ज्यादा मजबूत हुआ और शासन चलाना भी आसान हो गया। इस चार्ट को देखिए, ये भारत की भाषाई हकीकत को दिखाता है। कोई भी एक भाषा ऐसी नहीं है जिसे 50% लोग भी अपनी मातृभाषा बताते हों। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये सच है, पर वो भी 44% से कम है। तो ऐसे में किसी एक भाषा को सब पर थोपना तो नामुमकिन था और खतरनाक भी। और इसी लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 22। ये वो भाषा हैं जिन्हें संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इसका फायदा ये है कि कोई भी उम्मीदवार केंद्र सरकार की किसी भी परीक्षा में इनमें से अपनी भाषा चुन सकता है। ये तरीका श्रीलंका जैसे देशों से बिल्कुल अलग था, जहां एक भाषा को थोपने की कोशिश हुई, और उसके क्या नतीजे हुए ये हम सब जानते हैं। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस बारे में एक बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि भाषाई राज्यों ने भारत को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसकी एकता को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है।
ये दिखाता है कि विविधता को जब हम सम्मान देते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाती है। अब देखिए, संघवाद कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा सिस्टम है जो वक्त के साथ, राजनीति के साथ बदलता रहता है। तो अब हम ये देखेंगे कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन है वो समय के साथ कैसे बदला है। 1990 से पहले का दौर देखिए। तब देश में ज्यादातर एक ही पार्टी का दबदबा था। उस जमाने में केंद्र सरकार अक्सर उन राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती थी जहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। लेकिन 1990 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। गठबंधन सरकारों का दौर आया, क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर हुईं और इससे सत्ता के बंटवारे की एक नई संस्कृति पैदा हुई। तो हुआ ये कि एक तरफ तो गठबंधन की राजनीतिक मजबूरियां थीं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया। इन दोनों चीजों ने मिलकर केंद्र सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल कर दिया कि वो जब चाहे राज्य सरकारों को गिरा दे। इससे संघवाद की भावना को असली ताकत मिली। अब हम बात करेंगे भारतीय संघवाद की तीसरी और सबसे जमीनी परत की, मतलब शक्ति को सिर्फ केंद्र और राज्यों तक नहीं बल्कि उसे गांवों और शहरों तक, यानी बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक ले जाने की। तो भारत में सरकार के 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे अलग अलग राज्यों की सरकारें और सबसे नीचे आती है स्थानीय सरकार, यानी गांव में पंचायतें और शहरों में नगरपालिका। पहले भी पंचायतें और नगरपालिकाएं थीं, पर असली ताकत इन्हें मिली 1992 में हुए एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन से। इस एक बदलाव ने लोकतंत्र को भारत के हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचा दिया। अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना जरूरी हो गया। महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हो गईं और राज्यों को अपनी शक्ति और पैसा इनके साथ बांटना पड़ा। और इस बदलाव का नतीजा? जरा इस आंकड़े को देखिए, 36 लाख। ये हमारे देश में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या है। 36 लाख! अरे, ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जमीनी प्रयोग है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत जैसे जबरदस्त विविधता वाले देश के लिए क्या संघवाद का ये डायनामिक और मल्टी लेयर्ड सिस्टम अपनी इस विविधता को सहेज कर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही।